हेलो गर्ल्स, बीए सेकेंड ईयर। हम पढ़ रहे हैं हमारी पोएम ओड टू वेस्ट विंड। ठीक है, कौन सी पोएम है हमारी? ओड टू वेस्ट विंड। ठीक है, प्रीवियस क्लास में मैंने आपकी इस पोएम का पीबी शैली जो है इनके राइटर हैं, इनके बारे में मैंने आपको बताया और पढ़ाया था, और कुछ थोड़ा सा मैंने मतलब कि एक्सप्लेन किया था पोएम के बारे में, थोड़ा सा एक्सप्लेन किया था, ज़्यादा नहीं किया था। बट आज हम पढ़ेंगे कंप्लीट पोएम और इसके एक्सप्लेनेशंस। ठीक है, थ्योरी मैंने आपको समझाई थी। थ्योरी के अकॉर्डिंग दिस इज योर पोएम। ओके, तो ये आपकी बुक है। आपकी बुक में ये मेरे पास बुक है, आप लोगों के पास आई थिंक ये बुक नहीं होगी, तो आज हम इस बुक से अपने पोएम पढ़ेंगे। तो ठीक है, पीबी शैली, ओके, ओड टू वेस्ट विंड। ठीक है, आपको दिखाई दे रही है ये पोएम है आपकी। तो हम स्टेंजा वाइज पढ़ेंगे। इसमें मैंने जैसे कि बताया था कि इसमें वो है, क्या बोलते हैं कि पार्ट डिवाइडेशन है इसके अंदर। तो 1 2 3 4 and 5 देयर आर 5 डिवाइडेशन इन दिस पोएम। ठीक है, तो हम थोड़ी सी लॉन्ग पोएम है, तो हम इसको 2 क्लास में पढ़ेंगे, एक क्लास में हमारी समझ में नहीं आएगी। तो डिवाइडेशन के अकॉर्डिंग पढ़ेंगे ताकि हमारी ये क्लियर होती रहे। ठीक है, ओके। तो क्या है ओड टू वेस्ट विंड? वेस्ट मीन्स क्या होता है? पश्चिम। ठीक है, इतना तो आपको पता होगा आई थिंक कि वेस्ट मीन्स क्या होता है? पश्चिम। पश्चिम से बहने वाली हवा, जो हवा है वो कहाँ से बह रही है? पश्चिम से बह रही है। तो पोएट हेयर द पोएट इंडिकेट द विंड ऑफ वेस्ट। ठीक है, इन दिस पोएम द पोएट इंडिकेट द विंड ऑफ वेस्ट। तो मैं एक बार आपको फिर से बता दूं ये किस तरीके की पोएम है। ये पोएम जो है ओड है। ठीक है, इसको बोलते हैं ओड। ओड क्या होता है मैं आपको जब ये बनाऊंगी आपके नोट्स, जब मैं आपको नोट्स बना रही होंगी तो मैं आपको बता दूंगी ओड, सोनेट, लिरिक्स, ऐसे करके जो अपने इंग्लिश लिटरेचर के कुछ थीम्स होती हैं, जो कुछ जैसे कविता, छंद, पद्य इस तरीके से हिंदी में होते हैं, वैसे अपने इंग्लिश में भी होते हैं। ठीक है, तो मैं जब आपको पढ़ाऊंगी तो मैं आपको ये इसका एक्सप्लेन कर दूंगी ओड क्या होता है। तो ओड टू वेस्ट विंड इज पब्लिश्ड इन 1820। क्या बताया था मैंने? ये पब्लिश्ड हुई थी आपकी 1820 में। ठीक है, 1820। इट इज द ग्रेटेस्ट लिरिक्स ऑफ शैली। शैली की ये क्या है? एक ग्रेटेस्ट लिरिक है। इट इज ए लिरिक ऑफ ग्रेट कॉम्प्लिसिटी, द नेचुरल पैटर्न ऑफ लीफ, क्लाउड एंड वेव्स। लीफ, क्लाउड एंड वेव्स, इसके अंदर जो कॉम्प्लिसिटी दिखाई गई है, मेल जो दिखाया गया है वो किस तरीके, किस चीज़ों का दिखाया गया है? पत्तों का, बादलों का और लहरों का, कि वो आपस में कैसे काम करते हैं। ठीक है, मेटाफोर यूज किए गए हैं, सक्सीड मेटाफोर एंड सिमिली आफ्टर सिमिली विथ ए वाइल्ड रैपिडिटी। इन दिस पोएम मेटाफोर यूज द मेटाफोर्स एंड सिमिली आफ्टर द सिमिली विच इज द वाइल्ड रैपिडली। ठीक है, दिस पोएम इज ए ओड एंड इटालियन वर्स iambic parameters. In this poem there is the iambic parameter. The west wind is the symbol of force and power. West wind is the symbol of force and power. यहाँ पे जो वेस्ट विंड है, पश्चिम की जो हवा है, वो किस चीज़ का सिंबल है? फोर्स का और पावर का सिंबल है। तो वो क्या करती है? द पोएम एम्ब्रेस विथ इट्स वॉस्ट स्वीप। स्वीप मीन्स होता है झाड़ू निकालना। वॉस्ट स्वीप द होल यूनिवर्स, पूरी दुनिया को अंदर, पूरी दुनिया के अंदर जो पश्चिम की, जो पश्चिमी हवाएं जो आती हैं, वो एक तरीके की, इस तरीके की हवाएं हैं जो सब कुछ बहा के ले जाती हैं। एक तरीके का नव जागरण होता है, एक तरीके का नव युग का निर्माण होता है, पुरानी चीज़ें चली जाती हैं। तो यहाँ पे पोएट ने पश्चिमी हवाओं को संबोधित किया है रेवोल्यूशन के लिए। रेवोल्यूशन मीन्स होता है दोबारा से निर्माण होना, होल मैनकाइंड। ठीक है,
और हेयर द अर्थ स्काई एंड ओशियन, अर्थ स्काई एंड ओशियन, ठीक है। किस तरीके से अर्थ स्काई एंड ओशियन, समुद्र धरती और क्या बोलते हैं आकाश, तीनों को कंसंट्रेटिंग की है एक पोएम के अंदर की बदलाव किस तरीके से आता है इस पोएम में, ठीक है। तो अब हम पढ़ेंगे आगे अपनी पोएम का एक्सप्लेनेशन। ओ वाइल्ड वेस्ट विंड, किसको संबोधित कर रहे हैं, वाइल्ड क्यों बोला गया है इनको, इसमें वाइल्ड इसलिए बोला गया है क्योंकि जो विध्वंसकारी होती है, जो वेस्ट विंड है वो कैसी है, विध्वंसकारी है, ठीक है। वाइल्ड है, वाइल्ड मीन्स कि सब कुछ नष्ट करने वाली। ओ वाइल्ड वेस्ट विंड, द पोएम इज एन एड्रेस टू द वेस्ट विंड, द पोएम इज द एड्रेस टू द वेस्ट विंड, पश्चिमी हवा, ओके। Here the poet addressed the west wind, here the poet addressed to the west wind, इस पोएम में कवि किसको एड्रेस कर रहे हैं, एड्रेस मीन संबोधित करना, किसको संबोधित कर रहे हैं, पश्चिमी हवाओं को, ओके। द रेपिटेशन ऑफ द साउंड वी इज ब्यूटीफुल, बार बार जो यहाँ पे आ रहा है, बार बार डब्ल्यू 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 जो आ रहा है, ये एक पोएम की सुंदरता दिखाई गई है इसमें कि किस तरीके से द रेपिटेशन वर्ड इज डब्ल्यू इज वंडरफुल, ये जो डब्ल्यू डब्ल्यू दिखाया गया है ओ वाइल्ड वेस्ट विंड, तो ये एक पोएम की सुंदरता बनाई गई है, ठीक है। ब्यूटीफुल दीज वर्ड्स एंड द साउंड सजेस्ट मूवमेंट ऑफ द वेस्ट विंड, ये किसको सजेस्ट कर रहे हैं, मूवमेंट ऑफ द वेस्ट विंड, ठीक है। बर्थ, बर्थ मीन्स होता है दो, बर्थ ऑफ ऑटम बीइंग्स, बर्थ मीन्स होता है यहाँ पे स्पिरिट, आत्मा, ठीक है। किसकी आत्मा, जो हवा, ऑटम, ऑटम, ऑटम किसके लिए बोलते हैं, पतझड़ का जो जीवन है, ऑटम बीइंग, पतझड़ का जो जीवन है, पतझड़ रूपी जीवन, ठीक है। तो पतझड़ का जो जीवन है उसके लिए है ये, ठीक है। तो ऑटम बीइंग दो फ्रॉम whose unseen presence the leaves death are driven like ghost from an enchanter feeling, enchanter's feeling। तो क्या समझ में आ रहा है यहाँ पे बर्थ ऑफ ऑटम बीइंग्स, ए पिक्चर ऑफ ऑटम लाइफ, वैलिडिटी ऑफ द ऑटम, पतझड़ का जो जीवन है, स्पिरिट जो है, ठीक है। अनसीन प्रेजेंस, इट्स पावर कैन ओनली बी फेल्ट नॉट सीन, अनसीन प्रेजेंस मीन्स इसकी जो शक्ति है, हवा की जो शक्ति है वो सिर्फ फील की जाती है, नॉट सीन, दिखाई नहीं देती, सिर्फ महसूस होती है। महसूस कैसे होती है बताती हूँ अभी, महसूस होती है, ठीक है। दो फ्रॉम दोज अनसीन प्रेजेंस द लीव्स डेड, जिस तरीके से मरी हुई जो पंक्तियां हैं, पत्तों की जो पतझड़ के अंदर जो पेड़ों के सूखे पत्ते जब नीचे गिर जाते हैं झड़के, तो जो वेस्ट वाइंड जो है, पश्चिम की जो हवाएं जो आती हैं वो एक तरीके से उनको बहा के ले जाती है, और जब वो उनको बहा के ले जाती है तो वो जो सीन हमें जो दिखाई देता है, तब हमें महसूस होता है कि देयर इज द विंड, यहाँ पे क्या है, हवा है। वो हम उसको देख नहीं पाते लेकिन हम उसको महसूस कर सकते हैं, ठीक है। द लीव्स डेड, डेड लीव्स मीन्स सूखे पत्ते, लीव्स डेड, डेड मीन्स सूखे पत्ते, आर ड्राइवन, ड्राइवन मीन्स बह जाना, एक तरीके से हम ड्राइव करते हैं इसमें से गाड़ी चल रही है तो इस तरीके से वो बह जाते हैं, उड़ जाते हैं, ठीक है। तो क्या कहा जाए, लाइक घोस्ट फ्रॉम एन एन्चांटर फीलिंग, जैसे कि कोई भूत आया और सामने से सरक के चला गया है। तो किस तरीके से, दीज लाइन आर द ओपनिंग लाइन्स ऑफ सैली ओड टू द वेस्ट विंड। सैली वॉज डीपली इन्फ्लुएंस्ड बाय द फ्रेंच रेवोल्यूशन, फ्रेंच रेवोल्यूशन से वो, फ्रांस का जो रेवोल्यूशन काल था, कौन सा, फ्रांस की क्रांति का प्रभाव शैली के ऊपर बहुत ज़्यादा पड़ा। तो आप इसमें लिख सकते हो दिस पोएम इज इंडिकेट बाय द फ्रेंच रेवोल्यूशन, ठीक है। यहाँ पे लिख देती हूँ मैं, फ्रेंच रेवोल्यूशन मीन्स
फ्रांस की क्रांति के बाद बदलाव। शैली के ऊपर फ्रांस में जो रेवोल्यूशन हुआ था, रेवोल्यूशन की जो क्रांति हुई थी, क्रांति मीन्स जब किसी चीज़ के होने के बाद में एक बदलाव आती है सृष्टि में, तो वो बदलाव जो आया था उस चीज़ का उनके ऊपर सबसे ज़्यादा प्रभाव पड़ा और उसी प्रभाव से प्रभावित होकर उन्होंने ये पोएम लिखी। तो ही वांट टू रिफॉर्म द वर्ल्ड एंड एस्टैब्लिश ए किंगलेस कास्टलेस, ठीक है। तो क्या कहा जा रहा है इसमें, दीज आर द ओपनिंग लाइन ऑफ द शैली लिरिक्स ओड टू द वेस्ट विंड। द पोएम इज वन ऑफ शैलीज ग्रेटेस्ट अचीवमेंट्स and has a deep woman of political interest. It is a symbolic poem. It is a symbolic poem. symbolic एक तरीके से संबोधित करती गई है, एक तरीके से सच में इसमें हवा का कुछ ऐसा लेना देना नहीं है, लेकिन एक हवा के द्वारा हवा को संबोधित करते हुए एक दुनिया के बदलाव को इस पोएम में दिखाया गया है, ठीक है। तो क्या कहा जा रहा है कि इस तरीके से द वेस्ट विंड इज द सिंबल ऑफ माइट एंड पावर। मैंने बता चुकी हूँ फोर्स एंड पावर का यहाँ पे वेस्ट विंड जो है वो किस चीज़ का आपका यहाँ पे फोर्स और पावर का यहाँ पे उदाहरण है, ठीक है। तो इट ब्रिंग्स अबाउट रेवोल्यूशन। रेवोल्यूशन मीन्स होता है परिवर्तन, संसार में एक जो परिवर्तन आया उस चीज़ का उदाहरण है इसमें, ठीक है। तो क्या कहा जा रहा है, पश्चिम की जो हवा है वो किस तरीके से आती है, यहाँ पे प्रभावित होती है, जो एक तरीके की पंक्ति में धरती पर पड़ने वाले प्रभाव को चित्रित किया गया है। इस पंक्ति के द्वारा धरती के ऊपर क्या क्या प्रभाव पड़ते हैं उनका चित्रण किया गया है कि जिस तरीके से हवा जो सर्दी की जो वेस्ट विंड जो आती है वो उसकी प्राण है, वो वेस्ट विंड दो स्पिरिट ऑफ ऑटम। ऑटम मीन्स पतझड़ रूपी जीवन जो है, सर्दियों के पहले जो आता है उसमें सारे पत्ते वगैरह सब झड़ जाते हैं, आपने देखा है। तो उसकी क्या है, ये स्प्रीत है, इसका ये प्राण है, क्योंकि ये उस चीज़ को ले जाती है अपने साथ में और एक नया जीवन दे के जाती है पीछे से, इसलिए इसको यहाँ पे प्राण बताया गया है, ठीक है। चाहे वह दिखाई नहीं देती और मुरझाए पत्तों को उड़ाते हुए देखा है, वे असंख्य रूप से गिरते हुए दिखाई देते हैं और लगता है जैसे कि इच्छा से उन्हें गिरा दिया गया हो। गिरते पत्तों का वर्णन कवि ने बहुत ही सुंदर तरीके से यहाँ पे किया है, ठीक है। और वो ये बताना चाह रहे हैं कि वो एक तरीके से गायब हो जाते हैं इस तरीके से जैसे कि कोई जादूगर या फिर कोई अदृश्य शक्ति, जैसे कोई भूत आया और सामने से निकल गया। आर ड्राइवन लाइक गोस्ट फ्रॉम एन एन्चांटर फीलिंग। तो इस तरीके से जैसे लगा कि कोई भूत आया और सामने से निकल गया हो, ठीक है। आगे क्या है, येलो एंड ब्लैक एंड पेल एंड हेक्टिक रेड। कौन से पत्ते कैसे हैं, पीले हैं, काले हैं, पीले पड़ चुके हैं जो सूख चुके हैं और कुछ कुछ लाल हो चुके हैं। पेस्टिल सिकन मल्टीट्यूड्स, पेस्टिल सिकल्स मल्टीट्यूड, इट मीन्स हेयर किसके लिए है ये वर्ड जो यूज में लिया गया है, ये वर्ड है द डेड एंड फॉलन लीव्स रिजेंबल क्राउड्स ऑफ पीपल स्ट्रक बाय सम एपिडेमिक डिजीज। जैसे कि सूखे पत्ते कोई उन तरीके के लोगों के समान है जो सिकन मीन्स होता है बीमार, मल्टीट्यूड उस तरीके के लोगों की तरह है जैसे कुछ बीमारी से ग्रसित लोग हों। तो क्या कहा जा रहा है कि ये जो हवा है वो ये पत्ते जो काले पीले और सूख चुके हैं वो ऐसा लगता है जैसे कि जो बीमारी से पीड़ित जो मनुष्य हैं, जो लोग सिकन है, बीमार हैं, वो हों, ठीक है। ओ दो हु कैरोटिस्ट द देयर डार्क विंट्री बेड, ठीक है। कैरोटिस्ट मीन्स होता है ले जाना, कैरोटिस्ट मीन्स होता है ले जाना, कि तुम आओ और इनको ऐसे ले जाओ सबको। हेक्टिक रेड मीन्स डिमली रेड जो होता है, कि क्या कहना चाह रहे हैं वो इस तरीके से कहना चाह रहे हैं कि वो इनको ले जाओ और जिस तरीके से मनुष्य क्या है
कैरेटिस्ट देयर डार्क विंट्री बेड, और उनको ले जाके उनकी जो सर्दी का जो वो बेड है उसके ऊपर जिस तरीके से वो बीमार लोग पड़े हुए हैं और उनको एक साथ ले जाना और उनको साफ कर देना, इस तरीके से यहाँ पे विंड को यहाँ पे संबोधित किया गया है। तो एक तरीके से इमेज प्रदान की गई है इसमें। इन दिस लाइन ऑफ द ओपनिंग स्टेंजा ऑफ द सैली ओड टू वेस्ट विंड द पोएट डिस्क्राइब द पावर एंड एक्टिविटीज, ठीक है। हेयर द पोएट डिस्क्राइब द पावर ऑफ एक्टिविटीज इज द वेस्ट विंड। वेस्ट विंड की जो पावर है और जो एक्टिविटीज है वो इसमें दिखाई गई है। किस तरीके से दिखाई गई है वो इसमें बताया गया है। नेक्स्ट है द विंग्ड सीड्स। द विंग्ड सीड्स वेयर द लाइक कोल्ड एंड लो, ईच लाइक ए क्रॉप्स विथ इन इट्स ग्रेव अंटिल थिंग आर्ग्यू सिस्टर ऑफ द स्प्रिंग सेल ब्लो, ठीक है। Her calorin over the damning earth and field, driving sweet birds like flocks and feed in air, with living whose the odors plain and heal, ठीक है। Here poets say about the west wind these things, it means who characteristic their dark wintry bed। तो here the poets say about the कि किस तरीके से, मतलब वेस्ट विंड को बोलते हैं कि पृथ्वी के ऊपर भूमि के अंदर जो मर्त व्यक्तियों के भांति कब्र में पड़े हैं, जो विंग्ड सीड, सीड मीन्स होता है बीज, बीज जिस तरीके से जमीन के अंदर पड़ा हुआ होता है और वो उसमें से उगता है। तो लाइक हेयर द पोएट से अबाउट दीज थिंग्स इन दिस वे कि लाइक द मेन्स आर लिविंग, लाइक द मेन्स आर लेइंग अंडर द ग्रेव, जिस तरीके से मनुष्य कब्र के अंदर सो जाता है, ख़त्म हो चुका होता है और भूमि के अंदर पड़ा हुआ होता है, उस तरीके से बसंत ऋतु के आने से पहले उनमें से निकलने में असमर्थ है। कि ईच लाइक क्रॉप्स विथ इन ग्रेव, ग्रेव मीन्स होती है कब्र, अंटिल थिंग आर्ग्यू सिस्टर्स, स्प्रिंग, स्प्रिंग मीन्स होती है बसंत ऋतु। सिस्टर किसके लिए है? ये सिस्टर है ऑटम की, सिस्टर है स्प्रिंग, इसलिए ये स्प्रिंग का नाम लिया गया है। कि जब तक बसंत ऋतु नहीं आएगी तब तक वो जो बीज धरती के अंदर पड़े हुए हैं वो बाहर नहीं निकल पाएंगे। इट मीन्स कि वो निकलने में असमर्थ है। यहाँ पे जो पोएट है वो बसंत ऋतु को पतझड़ या पश्चिमी हवा को बहन बताता है। तो इन दोनों को यहाँ पे वो क्या बोल रहा है? सिस्टर, सिस्टर्स, इन दोनों को बहन बता रहा है। और जब पतझड़ बीतने को होगा तब क्या होगा? बसंत अपनी ज्योति और गुनगुनाहट के साथ सामने आ जाती है और अंत में बसंत ऋतु रोशनी तथा नीले आकाश के साथ आती है और वह अपना बिगुल पृथ्वी को जगाने के लिए बजाती है। ठीक है। हर कॉल्ड्रियन ओवर द ड्रीमिंग अर्थ, ड्रीमिंग अर्थ मीन्स जो पृथ्वी सो चुकी है, जो सोई हुई पृथ्वी है उसको जगाने के लिए कौन आएगी? स्प्रिंग आएगी। मैं फिर से एक्सप्लेन करूँगी, एक बार मैं थोड़ा आपको ऐसे समझा रही हूँ ताकि आप एक बार इसकी थ्योरी समझ जाओ। हर कॉलरिन ओवर द ड्रीमिंग अर्थ एंड फिल, और उसको भर देगी, भर देगी मीन्स वापस से हरी भरी कर देगी। ड्राइविंग स्वीट बर्ड्स, जैसे कि सुंदर सुंदर कलियां खिलेंगी। लाइक फ्लॉक्स इन फीड इन एयर, और जिस तरीके से हवा के अंदर वो सुनाई देंगे, एक तरीके से जो भुनभुनाहट सी होती है जब मधुमक्खी और तितलियां वगैरह जब उड़ने लगती हैं तो वो हवा में उन चीज़ों की आवाज़ें सुनाई देंगी। विथ लिविंग हग्स एंड ओडर्स प्लेन एंड हील, और क्या कह रहे हैं? इस तरीके से बसंत ऋतु की तुलना किस चीज़ से की गई है? इस तरीके से चारों तरफ आवाज़ सुनाई देंगी और बहुत ही सुंदर वातावरण हो जाएगा, जैसे कोई गडरिया भेड़ों के झुंड को चराने के लिए जंगल में ले जाता है। ठीक है। तो लिविंग थिंग्स, ऑल आर लिविंग थिंग्स। एंड उसी प्रकार बसंत ऋतु बीजों को तथा फूलों को उसी भांति झूमने देगी और उनको निकलने देंगी। वाइल्ड स्प्रिट, वाइल्ड स्प्रिट विच आर्ट मूविंग एवरीवेयर। These line are the opening line of the first paragraph। तो in these line तो क्या कहना चाह रहा है पोएट यहाँ पे? The poet calls the west wind west wild spirit he
डिक्लाइन लीव्स ऑफ दिस ट्रीज इट आल्सो कैरीज द विंग्ड सीड्स। ठीक है, तो यहाँ पे जो है विंड से अपील कर रहा है पोएट यहाँ पे कि वो किस तरीके से वाइल्ड स्प्रिट, द पोएट अपील्स टू टाइमलेस विच इज द मॉर्निंग एवरीवेयर इन ऑटम एंड डिस्चार्जिंग, इस तरीके से कि किस तरीके से चारों तरफ क्या हो जाएगा, मूवमेंट हो जाएगा और चारों तरफ से मतलब सब कुछ वापस से हरा भरा हो जाएगा। डेस्ट्रॉयर एंड प्रिजर्व हेयर ओ हेयर, तो डेस्ट्रॉय एंड प्रेजर्व, डेस्ट्रॉय ऑफ द लास्ट ईयर लीव्स एंड प्रेजर्स ऑफ द सीड्स। डेस्ट्रॉय मीन्स होता है खत्म होना, दोनों वर्ड एक साथ आए हैं, और प्रिजर्व मीन्स होता है, प्रिजर्व मीन्स दोबारा से, प्रिजर्व मीन्स होता है दोबारा से उत्पन्न होना, डेस्ट्रॉय मीन्स खत्म और वापस से उत्पन्न। ठीक है, तो पोएट यहाँ पे क्या कहने चाह रहे हैं कि एक ऐसा मूवमेंट आएगा, ये दोनों जैसे ऑटम और पतझड़ जो है, मतलब पतझड़ और बसंत ऋतु जो आपस में मिलके क्या करती है, डेस्ट्रॉय भी करती हैं और प्रिजर्व भी करती हैं, मतलब ख़त्म भी करती हैं और फिर से शुरुआत भी करती है। तो हेयर द लाइक शिवा, भगवान शिव से तुलना की गई है डेस्ट्रॉय। ठीक है, और प्रिजर्व कौन करते हैं, विष्णु, विष्णु भगवान जो होते हैं। ठीक है, विष्णु भगवान जो वो प्रिजर्व करते हैं, वो प्रकृति को उत्पन्न करते हैं। और प्रिजर्व एंड ब्रह्मा क्रिएटर, ब्रह्मा जो है वो क्रिएटर है, दुनिया के पृथ्वी के निर्माण करता है। ठीक है, तो आपको ये स्टेंजा, आपको ये जो पैराग्राफ आपको ठीक से समझ में आ गया होगा। अगर फिर से नहीं आया, मैं फिर से समझा रही हूँ यहाँ पे शुरू से। ठीक है, तो एक बार फिर से दोबारा से अच्छे से समझ लेना इसको, फिर हम नेक्स्ट वाला पढ़ेंगे। पहले हमें एक अच्छे से समझना है, हमें ये समझना है इसके अंदर कि इसमें दो तरह की ऋतुओं का वर्णन किया गया है। पहली ऋतु कौन सी है, ऑटम जो होती है पतझड़, जिसमें सारे पत्ते वगैरह सब कुछ झड़ जाते हैं, और दूसरी ऋतु जो होती है स्प्रिंग। तो यहाँ तक जो आपका जो यहाँ तक की जो लाइनें हैं, वो यहाँ तक जो है वो किसको संबोधित कर रहे हैं पोएट, यहाँ तक की लाइनों के अंदर, यहाँ तक की जो लाइनें इसके अंदर ऑटम को संबोधित कर रहे हैं। यहाँ पे अपील कर रहे हैं कि आप आओ, और जो आप पतझड़ की जो स्पिरिट है, जो आत्मा है, उसके द्वारा एक तरीके की हवा आएगी, और हवा से वो सारे पत्ते, सूखे पत्ते जो बिखरे पड़े हैं धरती के ऊपर, वो उड़ के चले जाएंगे। उड़ के चले जाएंगे मीन्स जो पुरानी जो चीज़ें हैं, जो दुनिया के अंदर पुरानी जो चीज़ें हैं, जो खराब चीज़ें हैं, इट मीन्स सूखे पत्ते मीन्स खराब, वेस्टेड है, तो वो सब इस तरीके से चले जाएंगे जैसे कि कोई भूत सामने से, मतलब भूत की छाया निकल गई, और हमने सिर्फ ना तो हमने देखा ना हमने उसको पहचाना, लेकिन हमें महसूस हुआ। तो लाइक द एयर हेयर द लाइक एयर सेम थिंग्स, कि वो एक तरीके से अनसीन प्रेजेंस है जो हमें दिखाई नहीं देता, और वो सब चीज़ें ले जाएंगी। कौन कौन सी चीज़ें, देखो, येलो एंड ब्लैक एंड द पेल एंड हेक्टिक रेड, कुछ सूखे पत्ते लाल, हरे, पीले, काले जो भी होते हैं वो इस तरीके के हैं जैसे कि बीमार पीड़ित मनुष्य अपने डार्करी बेड के ऊपर, विंटरी बेड, जैसे कि एक बिस्तर खटिया के अंदर एक बीमार मनुष्य पड़ा हुआ होता है और वो मर जाता है, मरने के बाद में एक नया जन्म होता है उसका, एक नए तरीके से पैदा होता है। तो इसी तरीके से वो बोल रहे हैं कि एक तरीके से ये सिंबॉलिक पोएम है, सिंबल दिया गया है कि ये जो चीज़ें जो खराब हो चुकी है दुनिया के अंदर, वो चली जाएंगी, वो ख़त्म हो जाएंगी, वो एक हवा के झोंके के साथ ले जाएंगे उनको। ये अर्थ के ऊपर है, इसलिए इसमें अर्थ है, मैंने बताया था पहले, फिर स्काई पे आएगा, फिर ओशियन पे आएगा। तो ये सबसे पहले अर्थ के ऊपर का वातावरण बताया जा रहा है कि पृथ्वी के, धरती के धरातल के ऊपर जो बदलाव होगा वो किस तरीके से होगा। ठीक है, विंग्ड सीड मीन्स जिस तरीके से कुछ बीज जो धरती के अंदर दब जाते हैं, जैसे कि कब्र के अंदर पड़ा हुआ मनुष्य दब जाता है या फिर दबा रहता है, तो वो कोल्ड एंड लो, लाइक कोल्ड एंड लो, जो ठंड में और अंदर पड़ा हुआ है, उसको एक नई आत्मा देने के लिए कौन है, ईच लाइक क्रॉप्स विद इन हिज ग्रेव, जैसे कि एक एक क्रॉप्स मीन्स एक एक बीज, एक एक जो सीड है वो अपनी कब्र के अंदर पड़ा हुआ है। अनटिल थिंग आर्ग्यू सिस्टर ऑफ स्प्रिंग, और जब स्प्रिंग आएगा, जब बसंत आएगी, जब उसकी ऑटम की सिस्टर बसंत ऋतु जब आएगी, तब वो क्या करेगी, वो उनको फिर से नया जागरण लेके आएगी, नया पैदा होगा सब कुछ। जो ड्रीमिंग अर्थ, सोई हुई जो धरती है, एकदम सुनसान जो सब कुछ पड़ा हुआ है, वो फिर से हरी भरी होने लगेगी, फिर से
दिखाई देने लगी। इट इज हेयर द सिंबल ऑफ द रीबर्थ, कि यहाँ पे किस तरीके से विनाश और वापस से जीवन का निर्माण वो दिखाया गया है, कि जिस तरीके से भगवान शिव जी सब कुछ खत्म करते हैं और ब्रह्मा विष्णु जो वापस से सृष्टि का निर्माण करते हैं। तो इस तरीके से यहाँ पे ऑटम और स्प्रिंग को एक तरीके से डिजास्टर, डेस्ट्रॉयर एंड प्रिजर्व बताया गया है। ठीक है, डेस्ट्रॉय मीन्स खत्म करने वाला और प्रिजर्व मीन्स वापस से उसको सेट करने वाला। तो हर क्लॉरिन ओवर द ड्रीमिंग अर्थ, उसकी जो आने की जो आवाज़ आएगी वो पूरी धरती को फील कर देगी। फील मीन्स भर देना। किस तरीके से स्वीट बर्ड्स, सुंदर सुंदर फूल और एक हवा के अंदर जो बनबनाहट होती है, जीव जंतुओं की आवाज़ आना, पंछियों की आवाज़ आना, चहचहाना, ये सब चीज़ें भर जाएगी। जैसे कि विथ लिविंग हॉग्स एंड पोडर्स, जिस तरीके से गरुड़िया अपनी भेड़ों को लेके हिल पे, पहाड़ी की चोटी पे चढ़ता है और उसका मूवमेंट हो जाता है। इट मीन्स कि हेयर द मूवमेंट्स। ठीक है, वाइल्ड स्प्रिट विच आर्ट मूविंग एवरीवेयर, इस तरीके से चारों तरफ क्या होगा, चारों तरफ मूवमेंट शुरू हो जाएगा। ठीक है, डेस्ट्रॉयर कौन सा मूवमेंट, एक तो डेस्ट्रॉयर का, दूसरा प्रिजर्व का, विनाश का, खत्म होना और फिर से उदय होना। तो हियर ओ हियर, ये आप सुन रहे हो। इस तरीके से पोएट अपने इस स्टेंजा के अंदर पृथ्वी के ऊपर एक तरीके से, जिस तरीके से किस तरीके से सब चीज़ें खत्म होगी और फिर से दोबारा से उनकी शुरुआत होगी, वो चीज़ें इसमें दिखाई गई है। सेकेंड जो स्टेंजा है उसमें वर्णन किया गया स्काई का। ठीक है, तो एक साथ आपको ये ज़्यादा हो जाएगा, इसलिए आप पहले इसको पढ़ोगे, उसके बाद में मैं आप लोगों को ये वाला पढ़ाऊँगी कि इसमें आपको किस तरीके से इसमें स्काई के ऊपर इस चीज़ का वर्णन दिखाया गया है कि किस तरीके से यहाँ पे किस तरीके से वर्णन दिखाया गया है। ठीक है, तो यहाँ पे जो स्प्रिंग सीजन जो है, स्प्रिंग इज द सिस्टर ऑफ द ऑटम, सिस्टर ऑफ द ऑटम। ठीक है, किसकी बहन है ये, ऑटम की बहन बताई गई है। ठीक है, ये चीज़ समझ में आ रही है। और इसके अंदर दो तरीके की हवा बताई गई है, एक है खत्म करने वाली और दूसरी है, एक है डेस्ट्रॉयर और दूसरी है प्रिजर्व। ठीक है, हेयर टू टाइप ऑफ एयर। ओके, नोट द फोर्स ऑफ द रिपीटिशन इंटेंसिफाई द पैथोस ऑफ द अपील, हियर ओ हियर। तो हियर शब्द को दोबारा प्रयोग में लाने के लिए अभिव्यक्ति शक्तिशाली हो गई। मीन्स कि जब अपन किसी को बोल रहे होते हैं कि सुनो और सुनो, तो हम उसके ऊपर क्या है कि थोड़ा सा प्रेशर डाल देते हैं कि हम अपनी बात के ऊपर ध्यान दिलवाना चाह रहे हैं सामने वाले को। ठीक है, तो इस तरीके से आपको ये समझ में आएगी पोएम। इसकी एक्सप्लेनेशंस आप पढ़ोगे तो आपको और अच्छे से समझ आ जाएगी कि ये हवा किस तरीके से दो तरह का काम करती है। एक तो नाश करने का कार्य है और दूसरा है वापस से उत्पन्न करने का कार्य। ठीक है, ठीक है, तो आपको ये लाइन यहाँ पे समझ में आ गई होगी। नेक्स्ट क्लास में हम इसकी आगे की एक्सप्लेनेशंस पढ़ेंगे। ओके, आपको अभी आज की क्लास में ये इसको अच्छे से समझना है, एकदम कन्फर्म क्लियर करके समझना है। और कोई भी इसमें लाइन या कुछ वर्ड नहीं समझ में आ रहा हो तो मुझे मैसेज करना, क्योंकि इंग्लिश पोइट्री है, ये थोड़ी डिफ़िकल्ट लैंग्वेज है, मैं बार बार बोल रही हूँ। इसलिए लैंग्वेज को समझने के लिए एक्सप्लेनेशंस इनके बहुत अच्छे से गौर करके पढ़ने हैं, तभी आपको समझ में आएगा कि इसमें मैं क्या पढ़ा रही हूँ। ओके, तो अगर आप इस चीज़ के ऊपर गौर नहीं करोगे, एक एक लाइन पे गौर करना है और आपको ये माइंड में सेट करना है कि ये कौन सी पोएम की लाइन है। ठीक है, जैसे कि ओ वाइल्ड वेस्ट विंड, ये आते ही आपको पता चल जाना चाहिए ओड टू द वेस्ट विंड। कौन सी पोएम है ये, ओड टू द वेस्ट विंड है। तो इस तरीके से ये पोएम आपको स्लो पढ़ेंगे हम, इतना कुछ जल्दी नहीं है। हम आराम से एक एक पैराग्राफ आपका जो एक जो स्टेंजा है वो हम क्लियर करेंगे और उसके बाद में हम आगे इसी तरीके से पढ़ते जाएंगे। ओके, थैंक यू बच्चों।